Hello students, welcome to biology class and today we will start class 12th biology chapter 6 DNA fingerprinting है ना. This video I am explaining DNA fingerprinting and end of this video I'll provide you mnemonics for कहना चाहिए आपको कि लर्निंग द स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक्स. स्टूडेंट्स, अपन ने देखा था दिस टेक्निक इज गिवन बाय. सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इस टेक्निक को प्रोवाइड किसने किया था, किसने दिया था. सो दिस टेक्निक इज गिवन बाय एलेक जेफरी. मतलब एक साइंटिस्ट थे एलेक जेफरी. एलेक जेफरी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक है जिसको आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये जो टेक्निक इन्होंने ही प्रोवाइड की थी. अब दिस टेक्निक विच इज़ नाउ अ डेज यूज्ड फॉर क्रिमिनल केसेस फॉर सॉल्विंग पैटर्नल इशूज मीन्स जो है डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज़ क्रिमिनल केसेस जो केसेस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, पैटर्निटी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है ना. डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जो डीएनए का पैटर्न होता है अपन उसको इस जो टेक्निक है इसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं. ऐसे ही अपन इसी टेक्निक के की हेल्प से ही अपन एक इंडिविजुअल्स को दूसरे इंडिविजुअल्स से डिफ़र कर सकते हैं. सो यहाँ पर अपन थोड़ा सा पहले स्टेप तो मैं इसके सबसे लास्ट में आपको बताऊंगी. पहले जो इसका टेक्निक जो इन्होंने एलेक जो जेफरी हैं इन्होंने जो बताया था वो सब मैं एक एज ए थ्योरी आपको यहाँ पर बताऊंगी. फिर उस थ्योरी को किन स्टेप्स में इन्होंने डिवाइड किया था, किन स्टेप्स किस स्टेप में किसको लिया था उसको लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ठीक है ना. तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि जो है जो एलेक जेफरी जो साइंटिस्ट थे ने जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो ये टेक्निक दी थी, ये टेक्निक है क्या आखिर, इसको हम कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ह्यूमन की बॉडी में अपन अभी बहुत दिनों से जेनेटिक्स के चैप्टर्स को ही, ये टॉपिक्स को ही स्टडी कर रहे हैं डेली, है ना. तो ह्यूमन की बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो क्या है, डीएनए है ना. वी ऑल आर नो वेरी वेल कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है ह्यूमन बॉडी में, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए. ओके, ये चीज़ तो अपने को बहुत अच्छे से अभी तक क्लियर हो चुकी है इतने टॉपिक से. जो डीएनए का कंटेंट है, मैंने आपको मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि हैप्लॉइड में तो जो क्या होता है कंटेंट इन हैप्लॉइड 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर. ओके, नाउ यदि मैं डिप्लॉइड की बात करूं तो डिप्लॉइड में जो कंटेंट होता है इनका वो होता है, मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें पहले भी बता चुकी हूँ बट रिमाइंड करना अपने लिए कंपलसरी है. जहाँ भी इनकी नीड है वहाँ अपन इनको वापस से रिकॉल कर लेते हैं. तो डिप्लॉइड में होता है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स. सो लॉट ऑफ नंबर ऑफ बेस पेयर्स आर बॉडी में प्रेजेंट है ना. तो अब अपन देख रहे हैं इनको एक कहना चाहिए एक इंडिविजुअल कहना चाहिए अपने को, इंडिविजुअली इनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लॉट ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं आर बॉडी में. तो इसके लिए एक टेक्निक डेवलप हो चुकी है जिसको हम सब जानते हैं. टोटल जेनेटिक मटेरियल जो इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है उसका अप्रॉक्स 99.9% जो होता है ऑल ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है, बिल्कुल, है ना. बट
ओनली जो 0.1% जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ ऐसा होता है और जो है जो डिफ़र करता है, और उसी इस जो है जो 0.1% है जो डिफ़र कर रहा है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स में, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 0.1% है यही एक ऐसा सीक्वेंस है डीएनए का कंटेंट है जो कि एक इंडिविजुअल्स को दूसरे इंडिविजुअल्स से, अदर इंडिविजुअल्स से या अनदर इंडिविजुअल्स से डिफ़र करता है, और कहना चाहिए वही यूज़ किया जाता है एक इंडिविजुअल्स को दूसरे इंडिविजुअल्स से डिफ़र करने में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया यहाँ तक आइडेंटिफाई करने में। जो टोटल जेनेटिक मटेरियल में सम सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, है ना, जिनको अपन क्या बोलते हैं, रिपीटेड सीक्वेंस। अपन ने सीक्वेंस कई बार पढ़ चुके हैं ना, ATGC, है ना, और यही वापस से इनका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है TACG। ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, ये सीक्वेंस है। यही सीक्वेंस की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिनको अपन क्या बोलते हैं, रिपीटेड सीक्वेंस बोलते हैं। इन सीक्वेंस के अलावा भी सम सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, इन सीक्वेंस के अलावा सम सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिनको हम सैटेलाइट सीक्वेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट सीक्वेंस कहते हैं। इसका मीनिंग भी अपन यहाँ पर समझेंगे ना, या सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। जो सीक्वेंस मतलब जो मैंने कहा ना कि रिपीटेड होते रहते हैं, बट उन सीक्वेंस के अलावा भी कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। तो जो टोटल बल्क में जेनेटिक मटेरियल किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, उनमें से छोटी छोटी सीक्वेंसेस को मीन्स पीक को सेपरेट किया जाता है, सेपरेट कर लेते हैं उनको। इनको किस बेस पर किया जाता है ये अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इनको डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पर अपन सेपरेट करते हैं। किसके बेस पर, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू इसको अपन जो है इन स्मॉल पीसेस में या पीक में इनको सेपरेट कर लेते हैं। हियर जो डीएनए पीक है, जो मैंने पीक की बात की ना, डीएनए पीक है जो, इसको क्या करेंगे, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर बेसिकली स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ सीक्वेंस सच एज। ये जो स्मॉल स्ट्रेचेस हैं मैं कहूँ तो, या फिर कोडिंग फंक्शन, या अपन ऐसे कह सकते हैं इनको, जो स्मॉल स्ट्रेचेस हैं या पीक डीएनए हैं, इनका प्रोटीन की कोडिंग में कोई भी फंक्शन या रोल नहीं होता। एक बार और रिपीट करती हूँ कि मैंने कहा कि दीज आर बेसिकली स्मॉल जो है पैचेस हैं ऑफ सीक्वेंस ऑफ सच एज सच। ये जो स्मॉल स्ट्रेचेस हैं या पैचेस भी अपन इनको कह सकते हैं, या पीक डीएनए हैं, इनका प्रोटीन की कोडिंग में कोई रोल नहीं होता या कोई फंक्शन नहीं होता। दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए, है ना। इनको मैंने क्या कहा, सैटेलाइट डीएनए अपन इनको कहते हैं। ठीक है, यही बेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ये जो सैटेलाइट डीएनए है बेस्ड ऑन द न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन है। जैसे अपन मीन्स अभी मैंने आपको बताया था ये ATGC, है ना, एज लेंथ ऑफ डीएनए। मीन्स ये लेंथ बहुत होती है, अपन इनका सीक्वेंस बनाते ही जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं, जो लेंथ ऑफ डीएनए या नंबर ऑफ सीक्वेंस के बेस पर इस सैटेलाइट डीएनए को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो सैटेलाइट डीएनए मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इनको अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से, यहाँ पर देख लेते हैं अपन, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो सैटेलाइट
डीएनए एंड माइक्रो सैटेलाइट, ये सब टेक्निक अभी अपन पढ़ेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। बस थोड़ा सा मैं आपको इनसे फैमिलियर करा दूं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, फिर उस प्रोसेस को मैं स्टेप में पूरा डाल दूंगी, है ना। तो ये कैसे होते हैं, एक तो माइक्रो होते हैं, दूसरे मैक्रो, 2 टाइप्स के ये सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होते हैं। किसके बेस पर होते हैं, ये लेंथ ऑफ डीएनए या नंबर ऑफ सीक्वेंस जो होता है इनमें, उसके बेस पर इन सैटेलाइट डीएनए को 2 जो है टाइप्स में डिवाइड कर दिया अपन ने, ठीक है। मीन्स सैटेलाइट डीएनए का ही यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ये कंफर्म हो गया अपना यहाँ पर, है ना। इट फॉर्म द जेनेटिक वेरिएशंस। सो स्टूडेंट्स, वेरिएशंस को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं वेरिएशंस को। तो वेरिएशंस में मैंने कहा आपसे कि जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स वेरिएशन ऑफ जेनेटिक एट जेनेटिक लेवल, मतलब कि जब ये सैटेलाइट डीएनए का यूज़ किया जाता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो ये क्या करते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के यूजेस क्या हैं, ये अपने को पता होना चाहिए, या ऐसे भी कह सकते हैं अपन कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के यूजेस क्या हैं, क्या बताएंगे आप लोग मुझे, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होगा। आजकल तो वैसे भी टीवी पर अपन सुनते रहते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है डीएनए टेस्ट करवाया, तो क्यों कराते हैं अपन लोग डीएनए टेस्ट, मतलब इनका सबसे फर्स्ट अपन देखें, मतलब पॉजिटिव उसमें तो पैटर्निटी टेस्ट होता है एक, मीन्स फादर का टेस्ट। सेकंड, आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स इन मर्डर या रेप केसेस में, है ना। तो इसमें जैसे पैटर्निटी टेस्ट का मीनिंग क्या है, फादर का टेस्ट क्यों कराया कि कोई बच्चा किसी का गुम हो गया था बचपन में ही, ठीक है, और अचानक से वो एक दिन आकर कहे कि नहीं जो है आ जाए घर पर और कहे कि मैं तो मतलब ये मेरा घर है। या फिर ऐसे भी दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, एक बच्चा है और 2 फादर उसके लिए क्लेम कर रहे हैं कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे भाई, कौन है इसका फादर, ये डिसाइड करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्ट अपन करवाते हैं। और उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जिसके डीएनए का जो मैच हो जाता है, जो दो पर्सन है ना, 2 फादर हैं, F1 और F2 कहते हैं अपन उनको, तो इन दोनों में से जिस भी पर्सन का जो डीएनए उस सन के साथ, उस बच्चे के साथ मैच हो जाता है, तो समझ लीजिए वो ही उसका असली फादर है, ठीक है ना। तो पैटर्निटी के लिए इस तरह से यूज किया जाता है। आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स इन मर्डर और रेप केस, क्या होता है कई बार जैसे क्रिमिनल है, मर्डर हुआ, तो वहाँ पर स्पॉट पर जाकर आप लोग सीआईडी वगैरह देखते रहते हो ना, तो वो ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं वहाँ पर जितने भी होते हैं। तो एक तो ब्लड सैंपल होता है जिसका मर्डर हुआ है, और एक मिलेंगे अपने को वहाँ पर 2-3 ऐसे मिल जाएं, 2-3 लोगों ने मिलकर किया होगा, है ना। तो या फिर जो सस्पेक्टेड हैं, जिनको अपन ने जिन पर शक है पुलिस को, तो उन सस्पेक्टेड पर्सन्स के अपन समझ लो सस्पेक्टेड में S1, सस्पेक्टेड 2, सस्पेक्टेड 3, इस तरह से 2-3 पर्सन हैं। तो जिसका मर्डर हुआ है जिस पर्सन का, तो उसका ब्लड सैंपल लेके उसका डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं, है ना। फिर उस पर्सन का मर्डर हुआ है जिसका, उसके सैंपल से इन सस्पेक्टेड पर्सन्स के जो है डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किए जाते हैं और इससे मैच करवाए जाते हैं। और जिससे भी जो है मैच कर जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो सस्पेक्टेड 2 पर्सन है, इससे मैच हो जाता है वहाँ पर जो ब्लड सैंपल मिले हैं, तो समझ लीजिए कि वो फिंगरप्रिंट, वो ही सस्पेक्टेड पर्सन है, वो ही क्रिमिनल है, ठीक है ना, वो ही कल्प्रेट है, ठीक है। ये 2 चीज़ें, जैसे एक रेप का केस है, तो रेप के केस में क्या होता है, रेप करने वाले जो जिसका रेप हुआ है ना, उस रेप जो है उसका वो क्या ले लेते हैं, उसका जो ब्लड सैंपल, उसका सैंपल लेकर उसके जो रेप करने वाले का जो स्पर्म उसके अंदर आया है, उस स्पर्म को लेकर उस स्पर्म का डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लेते हैं।
फिर जो सस्पेक्टेड पर्सन होते हैं उनके स्पर्म को लेकर उनके डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं और उनके जो है अपन फिंगरप्रिंट जो मैच जिससे भी मैच कर जाता है सस्पेक्टेड पर्सन से वही कल्प्रेट माना जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो गई सबसे पहले तो कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इसका यूज़ क्या है। अदर देन इसके टू इंडिविजुअल्स को भी एक दूसरे से डिफ़र करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, अब आता है अपना यहाँ पर अपन देखें कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, तो वेरिएशन ऑब्जर्व करते हैं अपन यहाँ पर, जैसे जो है वेरिएशंस को ऑब्जर्व करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो हेरिटेबल भी हो सकती हैं, वी कैन से दैट हेरिटेबल, अपन कह सकते हैं म्यूटेशन, है ना, इनकी फ्रिक्वेंसी भी वेरी कर सकती है। और किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई जो है किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है, इफ़ उसमें कोई वेरिएशंस आ जाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में ऑब्जर्व की जा सकती है। जैसे अपन ने लास्ट चैप्टर में हीमोफीलिया का एग्जाम्पल पढ़ा था, है ना, यहाँ मैं डिटेल में हीमोफीलिया को नहीं बताऊंगी, प्रीवियस चैप्टर जो पार्ट्स हैं मेरे वीडियो उनमें आप देख सकते हैं चैप्टर 5 के। इफ़ डीएनए के सम सीक्वेंस पर म्यूटेशन आ जाए तो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, उनको डिटेक्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही सेम सैटेलाइट डीएनए पर भी जो वेरिएशंस आते हैं उनको आफ्टर लॉन्ग टाइम ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। अपन सोचें कि सैटेलाइट डीएनए में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन करा दिया और अपन ने कोई चेंजेस करवाना चाह रहे थे, वो चेंजेस करवा दिए और वो अपने को नेक्स्ट जनरेशन में ही ऑब्जर्व करने को मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सैटेलाइट डीएनए पर जो भी वेरिएशंस आते हैं उनको आफ्टर लॉन्ग टाइम ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। सर एलेक्स जेफरी ने अबाउट कहना चाहिए लॉट ऑफ थिंग्स पर ये सब जो है एक्सपेरिमेंट किए थे। अदर देन इसके उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट की टेक्निक को भी बताया था। सो स्टूडेंट्स, इसमें एक प्रोब होता है। क्या होता है? प्रोब। प्रोब क्या होता है आप लोगों को मालूम है? अब मैं बताती हूँ। मॉलिक्यूलर प्रोब भी जिसको अपन कहते हैं कि ये क्या होता है प्रोब कि विच कॉल्ड BNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, एक प्रोब यूज किया जाता है। ये प्रोब और VNTR इन दोनों का अपने को थोड़ा सा मीनिंग समझना कंपलसरी है ना। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म इसका देखें अपन BNTR का, तो ये होता है क्या, अभी मैंने बोला था ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। ठीक है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ VNTR, है ना, एंड ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ कहना चाहिए अपने को प्रोब, क्या है ये सब चीज़ें। तो आंसर, योर आंसर शुड बी इट इज़ यूज्ड रेडियो एक्टिव प्रोब। जो ये प्रोब होता है, क्या होता है? प्रोब इज ईदर रेडियो एक्टिव लेवल्ड और नॉन रेडियो एक्टिव लेवल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस ऑफ DNA और RNA टू सर्च फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन सैम्पल जीनोम। मतलब मैं आपको प्रोब का मीनिंग भी बहुत अच्छे से आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा नीट के पर्पज से अपन इसको डीपली देखें। आपको प्रोब का आदि वहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोब मीन्स आखिर होता क्या है, प्रोब मीन्स क्या होगा। तो प्रोब इज ईदर रेडियो एक्टिव लेवल्ड
और नॉन रेडियो एक्टिव लेबल्ड, मतलब बोथ टाइप का हो सकता है। और कैसा होता है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, अपन यहाँ पर डीएनए की बात कर रहे हैं, और आरएनए में भी ये होता है। टू सर्च फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन अ सैंपल जीनोम, मतलब अपन ने किसी जो है उसका पर्सन का जो सैंपल लिया था, उसके सैंपल के सीक्वेंस में अपन दूसरे को सर्च करेंगे ना, तो उसके लिए प्रोब का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि ये सीक्वेंस है अपना, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ TTGGAT, ठीक है। अब अपने को इस सीक्वेंस में यहाँ पर सीक्वेंस दिए हुए हैं ये सारे, और यहाँ पर दिए हुए हैं, उसमें से अपन ने कुछ इस तरह के ये ले लिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं ये सीक्वेंस इसका जो है ढूंढना चाहती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? इसका सीक्वेंस अपने को मालूम है बहुत अच्छे से, AACCTA, यही होना चाहिए ना। तो इन सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए इस प्रोब का यूज़ किया जाता है। और प्रोब अब मैंने यहाँ पर आपको बताया है प्रोब का, है ना, मतलब थोड़ा सा मैंने डीपली बता दिया है आपको। इसका सिग्निफिकेंस है कि स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट इन जेनेटिक मटेरियल रिसर्च में इसका आइडेंटिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस, मतलब फॉरेंसिक साइंस मीन्स मतलब इसका जो प्रोब है ना, इसका सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ नहीं होता, बहुत सारी जगह इसका यूज़ होता है। जैसे मैंने फर्स्ट आपको बताया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स इन जेनेटिक रिसर्च में किसी स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट को सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए उस पर इसका यूज़ किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस में जैसे अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ले रहे हैं, इसमें भी अपन प्रोब का यूज़ आया ही है, बट अपने पास डिटेक्शन ऑफ फूड कॉन्टेमिनेशन इसमें भी यूज़ किया जाता है ना। और बहुत सारे ऐसे जो है सिग्निफिकेंस भी हैं, बट आपको इतना ज़्यादा उसमें है नहीं। प्रोब भी 2 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डीएनए प्रोब और आरएनए प्रोब। तो अभी अपन जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे हैं, इसीलिए अपन ओनली डीएनए प्रोब को ही लेकर चल रहे हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए, तो ये तो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक। अब आता है, जैसे मैंने कहा कि VNTR, तो VNTR इट इज़ यूज्ड एज ए रेडियो एक्टिव प्रोब। तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है? रेडियो एक्टिव प्रोब में किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इजी करके अब आपको बताऊं, ये जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया था कि जैसे कोई मर्डर या रेप का केस है, इस केस में कोई विक्टिम थी, है ना, जिसका रेप हुआ, जिसका हमने सैंपल लिया, उसमें हमें कोई स्पर्म मिला, है ना। तो स्पर्म मिला, देन उस स्पर्म के डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया, डिटरमाइन किया अपन ने उसको, तो जो सैंपल मिला उसे VNTR कहते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज यही वो प्रोब है जिसको हमें सस्पेक्टेड 1 और सस्पेक्टेड 2 से मैच करवाना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये विक्टिम है, ठीक है, और इसका रेप हुआ है, तो इसका सैंपल लिया अपन ने, ठीक है। इसको अपन ने इसके सैंपल के डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया, और डीएनए सैंपल को आइडेंटिफाई करने के बाद इसको डिटरमाइन किया। तो डिटरमाइन किया तो जो सैंपल अपने को मिला यहाँ पर, इसको ही अपन ने प्रोब बोला, ठीक है। बिकॉज यही वो प्रोब है जिसको हमें सस्पेक्टेड 1 से और सस्पेक्टेड 2 से मैच करवाना है। तो जिसका मैच हो जाएगा वो ही कल्प्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, मीन्स जिन पर हमें शक है और उनके अपन सैंपल ले लेते हैं, और सैंपल लेकर उस जो विक्टिम है जिसका रेप हुआ है, उससे अपन उसके डीएनए का सीक्वेंस उसको मैच करवाते हैं। तो और जिसका मैच हो जाता है वो ही पर्सन, दैट पर्सन इज कल्प्रेट, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन अपन देखें कि मान लीजिए कोई ब्लड स्टेन मिला है, इसकी क्वांटिटी अपने पास बहुत ज़्यादा नहीं है, अपन ने सैंपल लिया था, तो कई बार क्या होता है इसकी मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं। और मल्टीपल कॉपीज़ बनाने का प्रोसेस क्या है? PCR चेन है, अपन पहले भी पढ़ कर आए हैं। PCR मीन्स क्या है? पॉलीमरेज रिएक्शन चेन,
है ना, ये अपन ने पढ़ा है ना। इससे बेनिफिट है कि जो एक्सपेरिमेंट करते टाइम पर कई बार क्या होता है, जो सैंपल हमें मिला था वो हमसे लॉस्ट हो गया और मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट सम स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये तो मैंने नॉर्मल आपको पूरा प्रोसेस बताया था। अब इस प्रोसेस को कितने स्टेप में अपन ले सकते हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। सो आई थिंक मैंने बहुत इजीली पहले आपको बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब स्टेप्स में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, स्टेप्स को लेते हैं अपन 1 बाय 1। स्टेप में सबसे फर्स्ट स्टेप आता है, स्टेप फर्स्ट डीएनए आइसोलेशन। आइसोलेट करना मतलब डीएनए को, है ना, डीएनए को आइसोलेट करना मतलब सैंपल से डीएनए निकालना, जो भी सैंपल था, या आइसोलेट करना, डीएनए आइसोलेट करना किससे, सैंपल से। ठीक है, यहाँ पर अपन स्टेप 2 देखें, एम्प्लीफिकेशन। स्टेप 2 है अपना एम्प्लीफिकेशन। देखना वही चीज़ें आएंगी जो मैंने आपको अभी जनरल तरीके से बता दी हैं, है ना, बट अब अपने को स्टेप में लिखना कंपलसरी है। तो मैनी कॉपीज ऑफ एक्सट्रैक्ट डीएनए आर मेड बाय पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। अपन ने अभी पीसीआर का मैंने बोला था ना कि क्या होता है, कई बार ब्लड सैंपल लेते हैं और बहुत छोटा सा सैंपल अपने को मिला और कभी कभी एक्सपेरिमेंट के टाइम पर ये डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या करते हैं, पहले ही उसके मतलब कॉपीज बना लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू मल्टीपल कॉपीज बनाने का प्रोसेस क्या है, स्टेप 2 एम्प्लीफिकेशन। अब अपन ने यहाँ पर देखा एम्प्लीफिकेशन में, और नंबर 3 क्या है अपना स्टेप, 3 अपन स्टेप देखेंगे यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन। डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन मीन्स क्या है, यहाँ पर जो अपन ने यहाँ पर एक चेन बना ली, ठीक है ना, तो ये डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंट्स विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनटू प्रिसाइज अपन कहें रिप्रोड्यूसिबल सीक्वेंस। मतलब इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डाइजेशन एंजाइम है अपना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए के, अपने को अपन देखें ईच सेल में बहुत लंबे लंबे थ्रेड अपने को मिलेंगे। अप्रोक्स अपन देखें 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड तक मिल जाते हैं डीएनए के। अब इतने लंबे लंबे थ्रेड पर तो कहना चाहिए अपने को एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक एंजाइम का यूज़ करते हैं जिसको अपन बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सीजर की तरह वर्क करता है, और सीजर की तरह वर्क करता है मीन्स इन जो डीएनए के लॉन्ग जो है रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट लगा देता है। मतलब ऐसे इस तरह से कट लग जाएंगे इस डीएनए के जो लॉन्ग थ्रेड है उस पर, है ना, जिससे कि जो अपना एक्सपेरिमेंट लॉन्ग के कारण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था ना, उसको ये इजी करने में हेल्प मिल जाती है, राइट। अब आता है अपना भाई, कट तो कर लिए अपन ने, ठीक है, यहाँ पर किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। अब आता है अपना फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप है अपना सेपरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस या रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। मतलब जो अपन ने फ्रेगमेंट्स रेस्ट्रिक्ट किए थे, कट लगाए थे जिन पर, छोटे छोटे बनाए थे जिनको,
है ना, उनके डीएनए सीक्वेंस को सेपरेट करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे? तो इसकी जगह आपको कई जगह पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी लिखा हुआ मिल जाता है। क्यों? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक के थ्रू ही जो है डीएनए के सीक्वेंस को सेपरेट किया जाता है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब इसकी हेल्प से स्मॉल स्मॉल जो फ्रेगमेंट्स कट लगाए थे उनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। सेपरेट तो कर लिया, तो द कट ऑफ डीएनए सेगमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप कंटेनिंग अगरोज पॉलीमरेज जेल। यहाँ पर एक जेल प्रेजेंट होता है अगरोज पॉलीमर का, और द सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्टैनिंग देम विद अ डाई दैट शोज फ्लूरोसेंस अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। मतलब ये है कि जो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक मशीन होती है एक तरह से, कि इसमें क्या करते हैं, एक जेल होता है, और कौन सा जेल होता है? अगरोज पॉलीमर जेल होता है, जो कि इन जो सेपरेट किए हैं फ्रेगमेंट्स इनको स्टैन कर देता है, उसमें मतलब कलर हो जाता है। जैसे अपन लैब में देखा होगा ना आपने, स्टैनिंग डालते हैं, सेफ्रोनिन वगैरह यूज़ करते हैं अपन स्टैनिंग के लिए, ऐसे ही यहाँ पर इनकी स्टैनिंग कर देते हैं, जिससे कि ये शाइनी हो जाते हैं थोड़े से और विजुअलाइज्ड होने लगते हैं। किसके थ्रू? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू। तो ये अपना 4th स्टेप हो गया यहाँ पर। अब आता है अपना यहाँ पर कौन सा? 5 नंबर का स्टेप है, जो 5th नंबर के स्टेप में अपन यहाँ देखें तो इसको बोलते हैं अपन, नेम दे सकते हैं साउथर्न या सूथर्न ब्लॉट। एक ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं अपन, ये नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की बनी एक मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, ठीक है, नायलॉन की या फिर नाइट्रो जो है सेलुलोज की बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है। इस पर जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स को डाल देते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स को इस पर डाल देते हैं तो क्या होता है, जिससे नाउ जो रेडियो एक्टिव वीएनटीआर को सूथर्न ब्लॉट पर डालते हैं तो इसके साथ ये वीएनटीआर की हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है, और हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है और वही पर्सन उस डीएनए का ऑनर होता है, ठीक है ना। मतलब फिर से बता देती हूँ, ये सूथर्न ब्लॉट जो होता है ये नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है, जिस पर जो डीएनए फ्रेगमेंट अपन ने यहाँ पर सेपरेट किया था उसको डाल देते हैं। और इसको इस पर डालते ही क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव जो है वीएनटीआर है, जो प्रोब अपन लेकर चल रहे थे, उसको भी उस पर डाल दिया जाता है। अब उसको भी उस पर डाल दिया जाता है, जिसके साथ इसकी हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है वीएनटीआर की। समझ लीजिए ये वीएनटीआर है ना। तो यदि वो उससे पर्सन का जो वीएनटीआर है वो ही उसका डीएनए का ऑनर बन जाता है, ठीक है। जो 6 नंबर का था जो हाइब्रिडाइजेशन, और 7 नंबर का था जो अपन यहाँ पर लेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा डीएनए सैंपल से मैच हो रहा है, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पर एक मैं मशीन बनाती हूँ, जैसे एक ये मशीन है डीएनए की जिस पर अपन मैच करवा रहे हैं, ठीक है। ये ले ली अपन ने यहाँ पर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि डीएनए के सैंपल से, मान लीजिए ये अपने डीएनए के सैंपल हैं यहाँ पर 1 2 3 4, इस तरह से अपन ने लिख लिए, यहाँ पर बना लिए जो अपन ने जो डीएनए का सीक्वेंस तैयार किया था, ठीक है, सैंपल लिया था। ये तो अपना हो गया सैंपल। अब अपन जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनके सैंपल लेंगे यहाँ पर S2 और S1 और S2। तो 2 सस्पेक्टेड पर्सन हैं अपने पास। तो इससे अपन यहाँ क्या करेंगे, 2 पर्सन से इनको मैच कराएंगे।
ठीक है। तो समझ लीजिए S1 का अपना इस तरह से आता है 1 2, ये भी अपन ने इनके DNA सीक्वेंस तैयार कर लिए। अब अपन ने लिया सस्पेक्टेड 1 का ले लिया, यहाँ सस्पेक्टेड 2 का और ले लेते हैं अपन। ये अपन ने यहाँ पर पूरा एक VNTR जो DNA फिंगरप्रिंटिंग की मशीन है, ऑटो रेडियोग्राफी पर अपन देख रहे हैं, यहाँ पर सैंपल को मैच करवा रहे हैं। तो सैंपल से कौन सा ज़्यादा मैच कर रहा है अपन यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा कि ये सैंपल अपना है ना, ये विक्टिम का सैंपल है समझ लीजिए, और ये सस्पेक्टेड के सैंपल हैं। तो विक्टिम के सैंपल से अपन सबसे पहले S1 को मैच कराते हैं, तो ये इसका फर्स्ट मैच कर गया, सेकंड ये मैच नहीं कर रहा, थर्ड भी कर गया और फोर्थ भी कर रहा है, लेकिन ये 5th नंबर का मैच नहीं कर रहा है, इससे ओनली 3 मैच कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं पहले भाई किसका नियरेस्ट में है। तो S2 पर अपन देखें तो S2 पर अपन ने देखा इसका फर्स्ट भी मैच कर रहा है, सेकंड भी यहाँ पर मैच कर रहा है, थर्ड भी यहाँ पर मैच कर रहा है, इसका फोर्थ भी मैच कर रहा है और 5th भी मैच कर रहा है ना। इसके जो S2 है, सस्पेक्टेड 2 है जो पर्सन, इसके सैंपल से पूरे DNA का सीक्वेंस मैच यहाँ पर कर रहा है और इजीली मैच हो रहा है, ये अपने को दिख रहा है। तो प्रूव हो जाता है कि जो सस्पेक्टेड 2 है एक्चुअली यही रिस्पॉन्सिबल है दैट क्राइम के लिए। नाउ ये स्टेप DNA फिंगरप्रिंटिंग के थे जो अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं। स्टेप 1 DNA को आइसोलेट किया सैंपल से, जो अपन ने सैंपल विक्टिम का कलेक्ट किया है, फिर एम्प्लीफिकेशन किया है यहाँ पर अपन ने, मतलब उनकी मल्टीपल कॉपीज बनाई पॉलीमरेज चेन के थ्रू, चेन रिएक्शन के थ्रू। फिर जो पॉलीमरेज चेन में अपने को लॉन्ग थ्रेड मिले हैं किसके, DNA के। अपने को मालूम है ऑलरेडी सेल में अप्रॉक्स 2 मीटर लेंथ होती है, लॉन्ग होते हैं DNA फ्रेगमेंट्स। तो इतने लंबे जो DNA है थ्रेड है, इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर अपन एक एंजाइम का यूज़ करते हैं जो कि सीजर की तरह फंक्शन करता है। कौन सा है वो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जिससे हम इस लॉन्ग DNA में कट लगा लेते हैं, मतलब सीजर की तरह कट लग जाते हैं, जैसे सीजर से अपन कट लगाते हैं थ्रेड पर। और 4th नंबर स्टेप आता है अपना सेपरेशन ऑफ DNA सीक्वेंस। फिर अपन इसमें से इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट में से जो DNA का जो है सीक्वेंस तैयार कर लेते हैं। किसके थ्रू करते हैं वो, अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के थ्रू, जिसमें एक जेल का यूज़ किया जाता है। कौन सा, अगरोस प्राइमर जेल होता है जो, और जिसमें स्टेनिंग करके जो है रेडियोग्राफी के थ्रू उनमें जो है DNA का सीक्वेंस क्लियर दिखने लगता है। ठीक है, स्टेनिंग हो जाती है। तो जो सुथन ब्लॉट है, ये सुथन या सदर्न ब्लॉट भी कई जगह इसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है। इसमें एक नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है ये, और ये मेम्ब्रेन पर इस जो है क्या डाल दिया जाता है, इस DNA का जो सैंपल है उसको मैच कराने के लिए अपन इस पर हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए VNTR को इस पर ब्लॉट पर डाल देते हैं। नाउ इस ब्लॉट के साथ VNTR की हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है उस पर्सन के साथ, और अपने को आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये DNA का जो सैंपल है इस पर्सन का ही है जिसका अपन ने यहाँ पर सैंपल लिया है, विक्टिम है जो, या अपन सस्पेक्टेड का भी इसी तरह से तीनों का निकालते हैं जिन जिन पर भी शक होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट प्रोसेस अपना ऑटो रेडियोग्राफी, जिसमें मैंने आपको ये टेक्निक बताई कि इसमें अपन DNA सैंपल तीनों के रख लेते हैं इस मशीन पर। कौन कौन से, जो विक्टिम है उसका सैंपल और जो सस्पेक्टेड है पर्सन है उनके सैंपल, और उनको अपन यहाँ पर मैच कराते हैं सीक्वेंस को। और जिसका भी विक्टिम के सैंपल से सस्पेक्टेड, जिस भी सस्पेक्टेड का मैच कर जाता है DNA सीक्वेंस, एक्चुअली वही कल्प्रेट होता है।
ठीक है। तो इन स्टेप के थ्रू अपन ने यहाँ पर इनको डिस्कस किया जाता है। जो इसमें जो VNTR का यूज़ किया, जो उसमें जो DNA सैटेलाइट जो 2 टाइप के थे वो कौन कौन से थे मैंने आपको बताए थे, माइक्रो और मैक्रो, या मिनी और माइक्रो के नाम से भी कई जगह आपको मिल जाएगा। इनमें से मोस्टली मिनी सैटेलाइट का यूज़ यहाँ पर किया जाता है एज अ प्रोब, है ना। इसी के बेस पर जो है आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कल्प्रेट है। सो स्टूडेंट्स, अपना ये कंप्लीट हो गया DNA फिंगरप्रिंटिंग, है ना। थैंक यू।